एंड्रयू के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी। शुरुआत में तो एंड्रयू को ऐसा लग रहा था कि वो आराम से लकी को हरा सकता था, लेकिन जिस तरह से लकी ने अपने आप को उसके मुक्के से बचाया, उसे देखकर खुद एंड्रयू हैरान रह गया। आखिर में जब उसने लकी के ऊपर फिर से वार किया तो लकी ने उसकी कलाई को मोड़ दिया। इसकी वजह से उसकी कोहनी टूट गई। बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। शहनाज तो बहुत ज्यादा घबरा गई और यहाँ से वो तुरंत निकल जाना चाहती थी, लेकिन विराज इतनी आसानी से लकी को छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने धीरे से कहा, 1 मिनट रुको, तुम्हारे साथ में पढ़ने वाला ये लड़का यहाँ से इस तरह गंदे काम कर रहा है, मेरे लोगों को मार रहा है, उनके हाथ पैर तोड़ रहा है, और तुम कह रही हो कि मैं उसे यहाँ से बिना कुछ किए चुपचाप निकल जाऊं। मेरी जयपुर में कोई इज्जत है या नहीं है? अगर मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? इस बात का अंदाजा तुम्हें है या नहीं? मैथ्यू, अब तुम्हारी बारी। कोशिश करना कि इस आदमी के शरीर की एक भी हड्डी ना ठीक से रह नहीं पाए। विराज ने मैथ्यू की तरफ देखते हुए कहा। हालांकि मैथ्यू भी लकी को ऐसा देखकर थोड़ा तो घबरा गया था, पर फिर भी वो अपनी इज्जत की वजह से पीछे नहीं हट सकता था। इसलिए वो लकी की तरफ आगे बढ़ने लगा और उसने कहा, मुझे एक बार के लिए तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि जयपुर में तुम्हारे जैसा भी कोई लड़का हो सकता था। खैर, मैं भी इन दिनों यहाँ पर रह नहीं रहा था, इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि तुम भी यहाँ पर हो। मैथ्यू यहाँ पर भले ही विराज के कहने पर आया था, लेकिन असल में वो हिमाचल में अपने फाइटिंग सेंटर में काम करता था और वहाँ उसे अच्छे तरीके से डेवलप करता था। वो लोगों को वहाँ पे मार्शल आर्ट्स और बाकी चीजें सिखाता था। लेकिन जब उसने लकी जैसा आदमी देखा तो इतना बढ़िया लड़ते हुए उसने अपनी जीवन में शायद ही किसी को देखा हो। वो अपने आप से उससे प्यार से बात करने लगा था। मैंने तुम्हारे जैसे लड़ाकों को बहुत कम देखा है। शुक्रिया, मैंने अभी ये सब सीखना शुरू किया है। लकी ने भी उससे प्यार से कहा। इधर से मैथ्यू ने कहा, मेरा नाम मैथ्यू है, मैं हिमाचल से हूँ। भले ही मुझे तुम्हारा लड़ने का तरीका अच्छा लगा, लेकिन मैं यहाँ पर विराज भाई की तरफ से आया हूँ। ऐसे में मुझे भी तुम्हारे खिलाफ लड़ना तो पड़ेगा ही, इसलिए तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर तुम्हें कोई चोट लग जाए या फिर कोई घाव हो जाए ना, तो उसके लिए मैं तुमसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ। लकी ने जैसे उसके मुंह से इस तरह की बात सुनी तो वो दंग रह गया। उसने देखा कि मैथ्यू उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था और अब लकी उससे उस नजर से नहीं देख पा रहा था जिस तरह से वो एंड्रयू को देख रहा था। इसलिए उसने उससे भी उसी तरीके से रिप्लाई करते हुए कहा, ये सब मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर मुझसे भी ऐसा कुछ हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही तुमसे माफी मांगता हूँ। इधर लोगों ने जैसे ही मैथ्यू का नाम सुना तो वो सब हैरान हो गए। बहुत से लोग उनमें से हिमाचल से थे जो यहाँ होटल में आए हुए थे या फिर काम कर रहे थे। वो लोग मैथ्यू के बारे में अच्छी तरीके से जानते थे। अगर ये सच में मैथ्यू है ना, तो इसका मतलब हिमाचल के सबसे अमीर आदमी वीर भान का बॉडीगार्ड होगा ये। इसने अभी इन सालों में ना अपने ढेर सारे स्कूल खोल दिए थे और वहाँ पर ढेर सारे बच्चों को ना मार्शल आर्ट सिखाने के लिए आ रहा था। हाँ यार, ये तो वहाँ का स्टार है। लोग ऐसा भी बताते हैं कि बहुत सी लड़ाइयों में तो इनके सामने वाला रिंग से बाहर ही नहीं आ पाता, वो रिंग के अंदर ही खत्म हो जाता है। इसलिए ये लड़ने से पहले उससे बॉन्ड भरवा लेते थे ताकि बाद में इनके ऊपर कोई नाम ना आए। अब तो मुझे पता लगता है ना कि लड़का भी पुलिस स्टेशन तो नहीं पहुंच पाएगा, यहीं गया, खत्म। जब बाकी लोग मैथ्यू के बारे में बात कर रहे थे तो इतने में इधर मैथ्यू ने लकी के चेहरे पर पहला मुक्का चढ़ दिया था। उसका हाथ इतना तेज था कि लकी को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर एक जोरदार हवा का झपका आया। उसका हाथ पड़ने के बाद में लकी को एक बार के लिए तो सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इससे पहले कि मैथ्यू उसे दूसरा मुक्का मारता, इतने में लकी ने अपनी हथेली को बीच में ले आया और उसके मुक्के को रोक लिया। मैथ्यू के पैर एक बार के लिए कांप गए। उसने लकी से अपना हाथ छुड़ाया और फिर उसके ऊपर दोनों हाथों से मुक्का बरसाने लगा, लेकिन लकी उसके एक भी मूव से आघात नहीं हुआ। वो हर मूव से बचता चला जा रहा था, लेकिन वो ना जाने क्यों अंदर से थका हुआ महसूस कर रहा था। ऐसे में एंड्रयू से निपटना तो उसके लिए आसान था, लेकिन इधर मैथ्यू की पावर लकी को अपनी पावर से ज्यादा लग रही थी। वो उसे अपने मुक्के से पीछे की तरफ खदेड़े जा रहा था। वैसे जब से लकी ने मार्शल आर्ट सीखा उसके बाद वो आज पहली बार किसी से लड़ाई लड़ रहा था। उसने एंड्रयू को तो हरा दिया और वो इस बात से काफी खुश भी था, लेकिन मैथ्यू से लड़ना उसके लिए आसान नहीं हो पा रहा था। लकी अपने मन ही मन सोच रहा था कि वो मैथ्यू को हरा सकता था। अचानक से तभी उसे याद आया कि अभी थोड़े दिन पहले ही जिजीविशा ने कहा था कि जब लड़ने के दौरान उसे ऐसा लगे कि सामने वाले की पावर उसकी पावर से ज्यादा थी तो उसे सामने वाले से हड़बड़ाहट में नहीं लड़ना चाहिए। उसे बहुत ही शांति से उसका सामना करना चाहिए और जैसे ही सामने वाला उसके ऊपर वार करने वाला हो
उससे पहले ही उसे उसका हाथ या पैर रोक देना चाहिए। लकी को ये बात जैसे ही याद आई, उसने बीच में ही मैथ्यू के हाथों को रोकना शुरू कर दिया। उसने मैथ्यू के हाथों को पकड़कर उसे धक्का दिया, लेकिन फिर भी मैथ्यू था कि हिलने का नाम नहीं ले रहा था। उल्टा लकी खुद उसके धक्के की वजह से पीछे हो गया। इधर मैथ्यू की आंखों में चमक आ गई। उसने देखा कि लकी को एक ही वॉर में हराने के लिए इससे अच्छा और कोई मौका नहीं हो सकता था। वो जोर से हवा में उछला और लकी की छाती में मारने के लिए अपना पैर उठा लिया। इधर लकी ने तुरंत अपने सीने के सामने अपने हाथों को रखा और एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली। तो उसने हवा में ही मैथ्यू को उछाल दिया था और वो नीचे गिरकर 10 सेंटीमीटर तक पीछे चला गया। ये देखकर एक बार के लिए मैथ्यू को ऐसा लगा जैसे उसकी भी शक्ति कम हो गई। लकी को बस इसी चीज का इंतजार था और उसने फिर अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया। मैथ्यू की हालत अब खराब होने लगी। लकी उसके ऊपर वार पर वार किए जा रहा था, किए ही जा रहा था और आखिर में मैथ्यू जमीन पर आ गिरा, जैसे कि तवे पर से पराठा गिरता है। सब लोग जो इस लड़ाई को देख रहे थे वो देखते ही रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। हर कोई उसे देखकर दंग रह गया। मैथ्यू जमीन पर गिरा हुआ था और हर किसी की आंखें बस उसके ऊपर ही टिकी हुई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि लकी कोई ऐसा कारनामा भी करके दिखा सकता था। आप ठीक हैं? इतने में लकी मैथ्यू के पास गया और उससे बात करने लगा। लकी ने सच में उसे बहुत बुरी तरीके से मारा था। नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम सच में बहुत अच्छा लड़ते हो। मैंने तुम्हें कम समझा और मैं बेवकूफ भी बन गया, मैथ्यू ने कहा। फिर उसने विराज की तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, विराज भाई मुझे माफ कर देना। लकी मुझसे ज्यादा अच्छा है। मैं इसके सामने अब और कुछ नहीं कर सकता। आपको दुखी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास भी इसके अलावा और कोई चारा नहीं। मुझे माफ कर देना। इसके बाद मैथ्यू ने फिर से लकी को थैंक यू कहा और वहां से खुद उठकर निकल गया। लकी अब विराज की तरफ देख रहा था। विराज भी उसे देखकर एक बार के लिए घबरा गया और वो खुद ही 2 कदम पीछे हो गया। बाकी लोग जो विराज के साथ आए थे उन्होंने विराज को अपने पीछे ढक लिया, लेकिन उन सब की आंखें भी लकी को देखकर कांप रही थी। लकी अब विराज और शहनाज के पास आकर उनसे बात समझना चाह रहा था। वो उन्हें बता देना चाहता था कि उसके और जीजी विशा के बीच में ऐसा कुछ नहीं था जैसा वो सोच रहे थे। ठीक इसी वक्त जब वो उनके पास आने ही वाला था, तब होटल के दरवाजे के बाहर एक जोरदार सायरन की आवाज आई। इतने में पुलिस अंदर आ गई। जब विराज यहाँ पर आ रहा था उससे पहले ही विराज ने पुलिस को फोन करके बुला लिया। उसने पुलिस से यही कहा था कि शर्मा होटल में इस तरह के गंदे काम हो रहे थे और इसलिए पुलिस यहाँ पर इस आदमी को अरेस्ट करने के लिए अपनी टीम के साथ आ गई। पहले तो विराज ने यही सोचा कि एंड्रयू और मैथ्यू लकी को बुरी तरीके से मारेंगे और फिर पुलिस उसे अपने साथ उठाकर ले जाएगी, लेकिन एंड्रयू और मैथ्यू उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। पर फिर भी विराज को सहूलियत हो गई कि अब पुलिस आ गई तो उसे डरने की जरूरत नहीं थी। फिर जब लकी को पुलिस जेल में डाल देती तो विराज भी उससे निपटने के लिए और तरीका सोच सकता था। जयपुर पुलिस के मुख्य आदमी सौरभ शेखावत खुद विराज के फोन पर वहां आए। विराज के कहे को कोई भी डाल नहीं सकता था। सौरभ सर देखिए, यही वो लड़का है जो यहाँ पर इस होटल में गंदे काम करता है, पकड़ लीजिए इसे। विराज ने लकी की तरफ देखा और कहा। सौरभ लकी के पास में आया और उसे देखते हुए कहा, हमें तुम्हारा कमरा चेक करना पड़ेगा। कहाँ है तुम्हारा कमरा, लेकर चलो। लकी ने नाम में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं सर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। मेरे और उस लड़की के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। इतने में विराज को जोर से हंसी आ गई और उसने कहा, अच्छा तो तुम कहना चाह रहे हो कि तुमने और उस लड़की में कुछ नहीं हुआ? जहाँ तक मुझे तुम्हारे बारे में पता है ना, तो तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, ना ही तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं हुई है? तो लकी उन्हें जो भी उन दोनों के बीच में था वो सब कुछ सच सच बता देना चाहता था। वो उन्हें बता देना चाहता था कि उसकी और उस लड़की के बीच में क्या चल रहा था। वो उन्हें बता देना चाहता था कि वो उसकी गुरु थी, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने वाला नहीं था। लकी ने एक बार के लिए शहनाज को देखा। वो उसे घिन्न भरी नजरों से देख रही थी। उसकी नजर जिस तरह से लकी को देखे जा रही थी, उससे लकी के दिल में भी बहुत दर्द हो रहा था। वो उसकी इस तरह से देखती हुई आंखों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो जब तक अपनी तरफ से कोई सफाई पेश नहीं करता तब तक शहनाज उसे इसी तरह से देखने वाली थी। इसलिए उसने कहा, ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हो। अच्छा, तो अब आखिर तुमने इस बात को मान ही लिया कि तुम्हारे और उस लड़की के बीच में कुछ है। चलो सब लोग, हम लोग भी देखते हैं कि किस लड़की के साथ में कुछ छर्रे उड़ा रहा है ये। लकी, सौरभ और बाकी सब लोग
कमरे के अंदर दाखिल होने वाले थे और थोड़ी ही देर में वो लोग वहां पहुंच भी गए। जैसे ही बाकी सब लोगों ने बहुत सारे लोगों के पैरों की आवाज को सुना तो सबने अपने कमरों के दरवाजे खोल दिए और सब अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। हर कोई ये देखकर हैरान था कि वहां पुलिस थी। विराज ने जानबूझकर उन बाहर आए हुए लोगों से पूछा, क्या आप लोगों ने कल रात या किसी और रात को भी कमरा नंबर 403 से कोई आवाज आती हुई सुनी? हाँ, कभी कभी हमें इस कमरे में से ना पलंग के हिलने की आवाज तो आती थी। मैंने एक आदमी की चिल्लाने की आवाज भी सुनी थी, बहुत जोर से चिल्ला रही थी यार। अरे रात में क्या बॉस, मैंने तो दिन में भी सुना, बहुत जोर जोर की आवाज आती है। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी इन सब चीजों की वजह से उलझ जाता या पुलिस उसे उठा ले जाती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विराज ने लकी के बारे में सारी जानकारियां निकालनी शुरू कर दी थी। वो शहनाज की नजर में लकी को पूरी तरीके से बदनाम कर देना चाहता था और इसलिए उसने भीम के जरिए उसे पिटवाने के लिए 2 लोगों को बुला लिया। इधर लकी जब अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तो विराज और शहनाज भीम और बाकी लोगों के साथ होटल में आ गए। विराज ने लकी को कमरे से बाहर बुलाकर उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब लकी उन सब इल्जामों के बारे में मना करने लगा तो विराज ने भीम को जीजी शो को लाने के लिए ऊपर भेज दिया। भीम भी जानता था कि विराज लकी से नफरत करता था, इसलिए वो खुद भी लकी से ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा था। उसने अपने साथ लकी को आने से मना कर दिया और खुद लिफ्ट में दाखिल हो गया। लकी को इस बात पर गुस्सा आ गया। वो अपनी हदें पार कर रहा था। विराज तो उससे बदतमीजी कर ही रहा था, लेकिन अब तो भीम भी शुरू हो गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था कि लकी ने भीम को उसके कंधे से पकड़ लिया। भीम को एक बार के लिए ऐसा लगा जैसे उसे किसी बाज ने पकड़ लिया हो। उसने गुस्से से कहा, साले फटीचर, जिंदा रहना या नहीं रहना। भीम को लकी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पीछे की तरफ घूमा और फिर लकी को नीचे गिराने के लिए उसे धक्का देने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो लकी के ऊपर हाथ उठा पाता इतने में उसे एहसास हुआ कि उसका खुद भी बैलेंस बिगड़ गया। लकी ने एक पल में उसे कंधे पर उठा लिया।